हाय एवरीवन, आज हम रास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रास सिस्टम को पढ़ने के बाद हम रास इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे उनको हम बाकी सारी कार्डियक डिजीजेज में कैसे देते हैं। जैसे हम उनको हाइपरटेंशन में क्यों देते हैं, सीएचएफ में क्यों देते हैं और एमआई में भी दे सकते हैं। और हम ये सब जो चीज़ें हैं, जो रास इनहिबिटर्स हैं, कि हम उन डिजीज़ में क्यों देते हैं, ठीक है, और उनका कैसे फंक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखो क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम है मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे जो ब्रेन तक जो है ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पाता, ठीक है, कम पहुंचता है, जिसके कारण जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने लग जाती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो है वो स्क्रीट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बीटा वन रिसेप्टर्स पे जाके हार्ट के क्या करेंगे, यहाँ तो हार्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी कंडक्शन बढ़ाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे। दूसरा ये कहाँ पे जाएंगे, ये किडनी पे जाके जी सेल से क्या करते हैं, रेनिन को स्क्रीट करवाते हैं, ठीक है। अब रेनिन का क्या काम होता है ये देखते हैं। अब जो हमारी लीवर है वो क्या करती है, वो एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। अब जो ये रेनिन है ये इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो एंजियोटेंसिन वन है ये एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसको एक्टिव करने के लिए हमारी जो लंग है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनके जो एपिथेलियम है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या स्क्रीट करती है, मतलब लंग्स की जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है वो स्क्रीट करती है एस एंजाइम को, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन वन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर देती है जो कि एक्टिव होता है। अब जो ये एंजियोटेंसिन टू है इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे वेरियस ऑर्गन्स पे होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, पहला जो है इसका होता है एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड पे ये क्या करती है कि जैसे ये एंजियोटेंसिन जो टू है ये वहाँ पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे, तो ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाती है। अब एल्डोस्टेरोन का रिलीज होने से क्या होता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन होने लग जाती है और पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सक्रीशन होने लग जाती है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स पे जाता है और उनको क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वेन्स और आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो डायस्टोलिक बीपी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आर्टरीज और वेन्स भी करके क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स में होके क्या होता है, जो हमारे पास डायस्टोलिक बीपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी जाता है और क्या करवाता है, वहाँ पे एडीएच का रिलीज करवाता है। और हमें पता है जो एडीएच है जिसको वैसोफेरेसिन भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो ये तो तीनों चीज़ें थी, जो हमारे पास वाटर और सोडियम रिटेंशन हुआ और पोटेशियम का एक्सक्रीशन, इन सबसे क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एडीएच का रिलीज करवाया जिससे फिर से वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा, और ये कहाँ होता है, ये हार्ट पे होता है, जो एटीजी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे हार्ट पे भी होते हैं। वहाँ पे ये कार्डियक स्टिमुलेशन करके क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, देखो, अगर हार्ट जो है वो ज़्यादा, मतलब उसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रही है तो हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है ना, जिसके कारण क्या होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब रास हमारे क्या क्या करवा रहा है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है, रास जो है, जो एंजियोटेंसिन टू है, ये थर्ड सेंटर को भी स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस में, जिसके कारण क्या होता है कि हम वाटर ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो ओवरऑल ये जो भी सारी चीज़ें थी ये क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी। और क्या करेंगी, ये सब चीज़ें जब ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक जाती है, जिसमें हमारा रेनिन का रिलीज भी क्या होता है, कम होता है, जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार जल्दी जल्दी इसको फिर से देख लेते हैं, क्या हुआ, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम सब कम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण क्या हुआ कि बीटा वन रिसेप्टर्स जो हार्ट पे थे उन्होंने हार्ट रेट बढ़ाया, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दूसरी बात क्या हुआ कि इन्होंने जी सेल ऑफ किडनी पे गए, रेनिन को स्क्रीट करवाया, जिसके कारण क्या हुआ, जो एंजियोटेंसिनोजन लीवर ने स्क्रीट करवाया था वो रेनिन ने उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन वन में जो इनएक्टिव था। अब इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिन वन को एस एंजाइम ने, जो लंग ने स्क्रीट किया था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसने इसको क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन टू में कर दिया, जो एक एक्टिव मॉलिक्यूल है। और ये इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स पे होते हैं, जहाँ पे वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाए कर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे होते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, सोडियम और वाटर रिटेंशन करवाएंगे और
ठीक है। और क्या मतलब उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे सोडियम और वाटर का, ठीक है। और पोटेशियम का क्या करवाएंगे, लॉस करवाएंगे। दूसरे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं, एडीएच को रिलीज करवाते हैं, जिससे क्या होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। सोडियम का भी यहाँ जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एल्डोस्टेरॉन जो है सोडियम का रिजॉर्प्शन भी कहाँ से करवाता है, कलेक्टिंग डस्ट और डीसीटी से करवाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके जो सेंटर्स होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, ये कहाँ पे होते हैं, सीएनएस में भी होते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारा वाटर का मतलब ये हमें क्या करते हैं कि वाटर का ये मतलब वाटर का इनटेक हम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, इसके कारण क्या होगा, फिर से जो है इन सब चीज़ों से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो बीपी है वो कहा क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और इसी जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ा, इससे जो है वो रेनिन का रिलीज भी कम होगा, क्योंकि एक नेगेटिव फीडबैक जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रास सिस्टम को इनहिबिट करेगी, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या होगा जिससे मतलब ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर पाएंगे। हम रास इनहिबिटर्स देंगे तो ये ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो रास इनहिबिटर में सबसे पहले हम रेनिन इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, फिर एस इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, देन अर्ब इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, और एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले इनका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, जो भी रास इनहिबिटर्स है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि रास सिस्टम एक्टिवेट होने से एल्डोस्टेरॉन बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके इनहिबिटर्स देंगे तो एल्डोस्टेरॉन का जो लेवल है, जो अगर रास इनहिबिटर्स देंगे तो क्या होगा, जो एल्डोस्टेरॉन है, जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो सोडियम है और H2 है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, ब्लड में जो है वो कम हो जाएंगे। तो मतलब इनका डायूरेटिक एक्शन होने लग जाएगा, ठीक है। ब्लड के मतलब ये क्या होने लग जाएगी, यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लग जाएंगे, ठीक है। अभी तक एल्डोस्टेरॉन को रीअब्सॉर्ब करवाया रहा था, और जो पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा था ये क्या हो जाएगा, ये हमें बढ़ने लग जाएगा ब्लड में, तो हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात क्या होगी, मैंने बताया जो ब्लड वेसल्स थी उनमें क्या हो रही थी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब क्या होने लग जाएगी, वेजो डायलेशन, ठीक है। अब तीसरा मैंने बताया हर्ट पे ये क्या करते हैं, हर्ट पे मैंने बताया था ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, अब वो भी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट इनका क्या होगा, बीपी को कम करवाना होगा, ठीक है। अब देखो अब जो ये हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, ये रास इनहिबिटर्स हैं, यानी कि जिनको जिनका एक्शन जो होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है। ये क्या करते हैं, इनको हम कभी भी किसके साथ नहीं देते, कभी भी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, पोटेशियम को क्या करते हैं, एक्सक्रीट नहीं होने देते, है ना, मतलब हाइपरकैलेमिया करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मतलब पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, जिसके कारण क्या होगा, पोटेशियम बॉडी में बढ़ेगा, है ना। और अगर हम ये रास इनहिबिटर्स देंगे तो मैंने हमें बताया कि रास इनहिबिटर्स भी क्या करते हैं, पोटेशियम का एक्सक्रीशन रोकते हैं, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कभी भी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ क्या करते हैं, कंबाइन नहीं करते हैं। अब इसमें सबसे पहले पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हमारे पास है स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लीरिनॉन, एमिलियोराइड और ट्राईएमेट्रिन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते, अब हमारे पास कुछ और भी ड्रग्स हैं जो रास को इनहिबिट करते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही थी, उसी के कारण रेनिन रिलीज हो रहा था। अगर हम उस सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसी को इनहिबिट कर दे, वो जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हमें ब्रेन से आ रहा था उसको डिक्रीज करना है, जिसके कारण रेनिन रिलीज ही ना हो पाए, तो हमें क्या देना पड़ेगा, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स देने पड़ेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आता है, क्लोनिडीन आ जाता है, ठीक है, और साथ में अल्फा मिथाइल डोपा आ जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है जो हमें ब्रेन से आ रहा है, जिसके कारण रेनिन रिलीज हो रहा था और बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे थे, वो ही नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरा हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो है जब अगर बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, अगर डिस्चार्ज हुआ सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हुआ जिसके कारण बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो, तो हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं ताकि हर्ट जो है वो स्टिमुलेट ही ना हो, ठीक है। तो ये जी सेल पे एक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, रेनिन रिलीज नहीं होगा, दूसरा हार्ट स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। इतना से समझ आया। तो अब हम हमारे पास दूसरा क्या है कि और ये क्या करेंगे, रेनिन रिलीज, इन दोनों को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ठीक है।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रास इनहिबिटर्स में हमारे पास आते हैं रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है, अब रेनिन इनहिबिटर्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखो, हमने हमने क्या पढ़ा, जो बीटा ब्लॉकर्स होते थे ये क्या करते थे, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स जो कहाँ कहाँ पे होता है, एक होता है हमारे पास हार्ट पे, ठीक है, और दूसरे कहाँ पे होता है, किडनी में, है ना। अब देखो, हार्ट पे अगर ये ब्लॉक करेंगे तो हार्ट जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, हार्ट रेट वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो बीटा ब्लॉकर किडनी में काम करेंगे तो जो जेजी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, तो रेनिन का जो रिलीज है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो रेनिन का रिलीज कम होगा। अब रेनिन इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है, रेनिन इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि ये रेनिन को वर्क ही नहीं करने देते, ठीक है। मतलब रेनिन रिलीज तो हुआ है जेजी सेल से, बट रेनिन जो है वो वर्क कहाँ पे करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, वो वाला जो काम है वो रेनिन इनहिबिटर्स उसको नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन एक्शन है वो क्या है, जो एंजियोटेन एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेनिन काम आता है, ठीक है, इसमें एंजियोटेंसिन 1 में करने के लिए हमें रेनिन चाहिए होता है। अब रेनिन इनहिबिटर देंगे तो एंजियोटेंसिनोजन जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या हैं, सबसे पहला इसका एग्जांपल है हमारे पास एलिसकाइरिन, ठीक है, ये जो है। सेकंड है हमारे पास एनलकाइरिन, ठीक है। फिर है हमारे पास थर्ड है रेमी कायरिन, ठीक है। अब देखो, जो एलिसकाइरिन है ये अप्रूव्ड है, बट ये दोनों अभी भी ये जो है ये अंडर ट्रायल हैं, ये अप्रूव्ड ड्रग्स नहीं है, ठीक है। एलिसकाइरिन अप्रूव्ड है ओनली। अब इनको हम ओरल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अब इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, यहाँ फिर इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो एस के जैसे हैं। एस इनहिबिटर्स अभी हम पढ़ेंगे जिनका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, उसकी तरह है, ठीक है। हम इनको पढ़ते हैं। अब देखो, इनका जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल एस की तरह है, बट इनका एक साइड दो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। वो क्या होंगे, एक तो ये ड्राई कफ नहीं करवाएंगे हमें, दूसरा ये हमें एंजियो एडिमा नहीं करवाएंगे, ठीक है, एंजियो एडिमा नहीं करवाएंगे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने इनका बता दिया आपको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एस इनहिबिटर्स ही पढ़ने वाले थे, ठीक है। एस इनहिबिटर्स में जो है वो कौन से ड्रग आते हैं, प्रिल वाले ड्रग आते हैं। अब जो एस इनहिबिटर्स होते हैं इसमें जो भी हमारे पास ड्रग्स हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे प्रो ड्रग हैं। प्रो ड्रग मतलब वो बॉडी में जाके एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अब ये बॉडी में एक्टिवेट कैसे होते हैं, देखो, हमारी जो बॉडी है उसके पास क्या होता है, जो लीवर है, मतलब हमारी बॉडी में जो लीवर है उसके पास एक इंजाइम है जिसका नाम होता है हिपैटिक एस्ट्रेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, जो ये प्रो ड्रग है, ठीक है, मतलब प्रिल वाले ड्रग हैं जो कि प्रो ड्रग है, ठीक है। प्रो ड्रग मतलब इनकी इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। एक्टिव किसमें, प्रिलैट लग जाएगा उनके ड्रग्स के एंड में, ठीक है, इनको एक्टिव कर देता है, ठीक है। ये हिपैटिक एस्ट्रेज। अब जो दो ड्रग हैं प्रिल में, जो एस इनहिबिटर्स में दो ड्रग हैं, एक क्या है कैप्टोप्रिल, दूसरा है लिसिनोप्रिल, ठीक है। ये दोनों जो ड्रग हैं, ये जो हैं, ये हमेशा जो है ये ये प्रो ड्रग्स नहीं है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट नहीं होंगी। ये दो ड्रग्स प्रो ड्रग नहीं है, बाकी सब क्या हैं, प्रो ड्रग हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा हमारी बॉडी में जाके। तो उसके लिए हिपैटिक एस्ट्रेज जो है उनको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स पहले बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, पहला क्या था, कैप्टोप्रिल, ठीक है, जिसको क्या है, जो प्रो ड्रग नहीं है। दूसरा लिसिनोप्रिल, जो फिर से एक प्रो ड्रग नहीं है। ये दोनों एक प्रो ड्रग नहीं है, बाकी जो भी पढ़ाऊंगी वो सारी जाके प्रिल से प्रिलैट में चेंज होंगी, ठीक है। एक बेंजाप्रिल पहला, ठीक है, फिर क्वीनाप्रिल, क्वीनाप्रिल, देन रैमीप्रिल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इनालाप्रिल, फिर हमारे पास आएगा पेरिंडोप्रिल, ठीक है। तो ये सब क्या होंगी, प्रिलैट में, जैसे बेंजा प्रिलैट, ठीक है, क्वीना प्रिलैट, रैमी प्रिलैट, ऐसे इनके आगे रिलैट लगेगा, ठीक है, लैट लग। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या होगा,
कि इसमें जो कैप्टोप्रिल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। जो कैप्टोप्रिल है ये अभी पहले यूज्ड होता था, मतलब जब हमारे एस इनहिबिटर्स आए थे उनमें से सबसे पहले ड्रग कैप्टोप्रिल ही था, पर अब हम इसको यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, जो हमारे पास कैप्टोप्रिल होता है ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के कारण मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 12 आवर्स के अंदर ही जो है इसका एक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें इसको दिन में कितनी बार देना पड़ता था, 2 टाइम देना पड़ता था। अब जो है ये सल्फा कंटेनिंग ड्रग है, जिसके कारण क्या होता है हमें पता है, जो सल्फा कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं। तो इससे एलर्जी हो सकती थी, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता था। दूसरा क्या होता है, बोन मैरो सप्रेशन के कारण ये क्या करता है, ल्यूकोपीनिया करता है, WBC के कारण को कम करता है। तीसरा, ये टेस्ट डिस्टर्बेंस भी करता है। और एंड ये क्या करता है, ये फूड के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कैप्टोप्रिल के डिसएडवांटेज है हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हम कैप्टोप्रिल को अभी यूज़ नहीं करते, ठीक है, पहले हम उसको यूज़ करते थे। अब देखो, अब हम एस इनहिबिटर्स में सबसे पहले देखते हैं क्या, कि मैंने आपको इनके नाम बता दिए, ठीक है। अब देखो एस इनहिबिटर्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, देखो मोड ऑफ एक्शन क्या है, हमें पता है एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में, है ना। यहाँ पे एस इनहिबिटर्स काम आते हैं, मतलब एस काम आता है। अब एस इनहिबिटर्स देंगे तो ये जो इनहिबिटर्स देंगे अगर, तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो बीपी बढ़ा था रास के कारण वो क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। या अब दूसरा क्या होगा कि हाँ, दूसरा क्या होगा कि ये ना जो हमारे पास एस एंजाइम होता है ये क्या करता है, इसका एक और काम होता है। पहला काम तो इसका ये हो गया है ना, दूसरा काम इसका ये भी होता है कि ये जो ब्रैडीकाइनिन हमारी बॉडी में होता है, ब्रैडीकाइनिन उसकी डिग्रेडेशन करवाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम इनहिबिटर्स देंगे तो ब्रैडीकाइनिन की डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्रैडीकाइनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जो ब्रैडीकाइनिन है ये क्या करता है, ये इसके 2 एडवांटेज है और बाकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज बताती हूँ, ये वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है, वेजोडाइलेशन करवा के ये क्या करवाएगा, बीपी को क्या करेगा, कम करेगा, पहली बात। दूसरा ये क्या करेगा, जो इंसुलिन है, ठीक है, उसके एक्शन को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन के एक्शन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो हम एस इनहिबिटर, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस है और हाइपरटेंशन है तो हमें बीपी भी कम करना है और हम चाहते हैं इंसुलिन का एक्शन भी इम्प्रूव हो जाए, जिसके कारण हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स को हम उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिनमें हाइपरटेंशन और क्या है, डायबिटीज़ जो है दोनों है, ठीक है। अब सुनो, अब इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, सबसे पहले ये ब्रेडकाइनिन इसका अगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, हमें एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हमें क्या होता है, ड्राई कफ होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, एंजियोएडिमा होता है। एंजियोएडिमा का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल के डायलेशन के कारण क्या होता है, जो फेस है, लिप्स हैं, आइज हैं, उनकी क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अब ड्राई कफ के लिए हम क्या देते हैं, ड्राई कफ में क्या आता है, हमें अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो हम एस इनहिबिटर्स को स्टॉप करेंगे और हम इसको क्या देंगे, हम साटन या फिर रेनिन इनहिबिटर जैसे एलिस्काइरिन हम मैंने ऊपर पढ़ाया, ठीक है, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि मैंने उनमें बताया था उससे ज़्यादातर साइड इफेक्ट सारे एस की तरह होते हैं, बस उसमें ड्राई कफ और एंजियोडीमा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वहाँ पे ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम एस है वो तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि हम एस इनहिबिटर्स नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे हम रेनिन इनहिबिटर्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रेडिकाइनिन का जो लेवल है उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो डिग्रेडेशन होगी उसकी, ठीक है। बट एस में देने के कारण जो ब्रेडिकाइनिन का लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही, जिसके कारण हमें एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, ड्राई कफ और एंजियोडीमा। तो ड्राई कफ अगर हो, एस को स्टॉप करके हमें क्या देना है, साटन या एलिस्काइरन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके ट्रीटमेंट में हमें, ड्राई कफ की ट्रीटमेंट में हमें क्या देना है, एस्पिरिन और आयरन देना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्रेडिकाइनिन जो है उसकी डिग्रेडेशन को बढ़ाते हैं। तो ड्राई कफ के लिए हम क्या करते हैं, एस्पिरिन और आयरन दे सकते हैं, ये डिग्रेडेशन करवाएंगे इसकी ब्रेडिकाइनिन की। और एंजियोडीमा के में हम जो इसका ट्रीटमेंट है, हम एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो रहे हैं, और हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एंजियोडीमा सिर्फ लिप्स, फेस और इन सब की डायलेशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लैरिंक्स की डायलेशन हो जाए तो ये एक इमरजेंसी बन जाएगी, क्योंकि जो हमारा
मतलब ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या देना पड़ता है, सबक्यूटेनियस जो है एपिनेफ्रिन देना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा ये राइनाइटिस भी करता है, ठीक है। तो हमें ये सब दिखेगा। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास, मैंने ये सब पढ़ाए थे, इसमें एक और बता देती हूँ, फोसिनोप्रिल, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट एक्टिंग अगर एसी इनहिबिटर बताऊँ तो वो कौन सा है, पेरिंडोप्रिल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिजिनोप्रिल आता है, ठीक है। पहले पेरिंडोप्रिल आता है, ठीक है। अब जो है फोसिनोप्रिल जो मैंने आपको बताया अभी अभी, इसका ये जो है ये सबसे ज़्यादा रीनल डिजीज में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इसको माना जाता है, क्योंकि बाकी सबकी जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में होती है, बस ओनली जो ये फोसिनोप्रिल है ये ही जो है ये एक बाइल में एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो हम जो है इसको क्या मतलब इसको रीनल डिजीज में दे सकते हैं। अब देखो सबको हम ओरली देते हैं, ठीक है। इन सबको हम ओरली देते हैं एक्सेप्ट एनालाप्रिलैट, ठीक है। जो एनालाप्रिलैट है इसको हम क्या देंगे, आईवी देंगे, ठीक है। तो इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दे सकते हैं, ठीक है। अब जो एनालाप्रिलैट है इसको हम आईवी देंगे, बाकी सबको हम क्या देंगे, ओरली देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनालाप्रिलैट को जो है हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हम एस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एस इनहिबिटर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे पहले हम एसेंशियल हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई भी कोमॉर्बिडिटी साथ में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हाइपरटेंशन के साथ और भी कोई डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन के साथ अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक एस इनहिबिटर्स की मतलब मैं खास बात बता दूँ, जो एस इनहिबिटर्स होते हैं इनका एक न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन भी होता है, ठीक है। इनका नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन भी होता है, इवन इनका रेटिनो प्रोटेक्टिव एक्शन भी होता है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी को कोई भी न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, तो हम इन सब चीज़ों में एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका कार्डियोप्रोटेक्टिव एक्शन भी होता है, इसलिए हम इनको पोस्ट एम आई या फिर CHF में भी देते हैं। अब इनका इनका नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो क्यों होता है, देखो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो वर्क कर रही हैं वो कम हो जाती है, मतलब अगर पहले 200 नेफ्रॉन्स वर्क कर रही थी, तो उनमें से अगर 50 नेफ्रॉन्स क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण अगर वो उनमें डैमेज हो गया, तो हमारे पास 150 न्यूरॉन्स में क्या हो जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा 200 जितना, है ना। तो उन पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, GFR जो है मतलब उनमें हाइपर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगी, हाइपर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगी, ठीक है। हाइपर फिल्ट्रेशन के कारण क्या होगा कि उनका जो उनमें फर्दर डैमेज होने लग जाएगा, जिसके कारण हमारे पास फर्दर क्या होगा, हमें एल्ब्यूमिन होगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, CKD में अगर हम देखें इसका जो हमें मेन सिम्टम अगर पेशेंट में देखें क्या दिखता है कि उसके यूरिन में क्या आते हैं, एल्ब्यूमिन आता है, ठीक है। तो हम उसको एल्ब्यूमिन होता है। अब देखो अगर हम उसको क्या देंगे, मतलब इसमें होता है क्या कि हाइपरफिल्ट्रेशन होने लग जाती है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से भी जो डैमेज नहीं है। हाइपरफिल्ट्रेशन के कारण क्या होगा, जो डैमेज नहीं है न्यूरॉन्स उनमें भी डैमेज होने लग जाएगा और ज़्यादा एल्ब्यूमिन होगा, ठीक है। तो CKD में हमें क्या करना है, देखो जो ब्लड लेके आती है किडनी में, वो रीनल आर्टरी, उसका नाम क्या होता है, एफरेंट आर्टरी, है ना। और जो लेके जाती है उसका नाम होता है इफरेंट, है ना। ये क्या है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये वुमेन्स कैप्सूल है। अब मेरी बात सुनो, अब अगर हम एफरेंट आर्ट्रियोल को क्या कर दें, डायलेट कर दें, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे ब्लड आ रहा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा हाइपरफिल्ट्रेशन हो रही है, वो सारा ब्लड कहाँ पे, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया ना, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट होगी, तो हाई प्रेशर से ब्लड सीधे इधर आ जाएगा एफरेंट आर्ट्रियोल में, फिल्ट्रेशन थोड़ी कम होगी, जिसके कारण डैमेज कम होगा और एल्ब्यूमिन का स्क्रीशन भी क्या होगा, कम होगा यूरिन में। इसलिए इसको नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है, क्योंकि ये क्या करता है, एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है इनका क्या करेंगे, आर्ट्रियोल्स हैं इनका क्या करेंगे, डायलेशन करवा देंगे, ठीक है। डायलेशन के कारण क्या होगा, जो भी जो ब्लड है वो सारा लो प्रेशर की तरफ जो है वो आने लग जाएगा। लेकिन, है ना, लेकिन जो एसी, अब मैं इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो एस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, उनको हम कहाँ नहीं देते,
पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ नहीं देते, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, अगर हम उनके साथ देंगे तो ये हमें क्या करवाएंगे, हाइपर कैलीमिया करवाएंगे। इवन अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया है, ठीक है, तब भी हम इनको नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये हम कहाँ देते हैं, ये हम प्रेगनेंसी में इनको कभी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होता है इनका, ठीक है। देखो एस इनहिबिटर के साथ हम साटन को भी नहीं देते, ना ही हम रेनिन इनहिबिटर्स को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे टेराटोजेनिक है, इनको कैटेगरी एक्स ड्रग्स में लेते हैं। जो भी प्रेगनेंसी में जो हम ड्रग्स यूज़ नहीं करते उनको कैटेगरी एक्स में रखते हैं हम, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करवाते हैं, रीनल एजेनेसिस करवाते हैं। देखो जो जो फीटस में किडनी बनती है वो राहा सिस्टम के थ्रू बनती है, ठीक है। अगर हम इसके इनहिबिटर्स देंगे तो राहा सिस्टम अच्छी तरह चल नहीं पाएगा, जिसके कारण रीनल एजेनेसिस हमें दिखने को मिलेगी। अब तीसरी बात हम देखते हैं क्या होता है, हम इसको बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी नहीं देते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो इफरेंट, एक है एफरेंट और एक है इफरेंट आर्टरी, एफरेंट और इफरेंट आर्टरी, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या होगा, बाइलेटर मतलब दोनों किडनी की जो हमारे पास रीनल आर्टरी है जो लेके आ रही है ब्लड, उनमें क्या हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है। स्टिफनेस क्यों, मतलब उनमें उनमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ गई। कैसे आई, उनकी क्या कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। अब क्या होगा उसमें कि अब जो ब्लड है वो इतना आ ही नहीं पाएगा। अगर ब्लड जो है वो उसमें इतना आ ही नहीं पा रहा है तो उसमें फिल्ट्रेशन भी कम होगी, जिसके कारण क्या, यूरिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसको एक्यूट रीनल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट रीनल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, या एक्यूट रीनल फेलियर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो, अगर हम क्या देंगे, अगर हम एस इनहिबिटर्स देंगे तो वो क्या करेंगे, इफरेंट आर्टरियोल को क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, जिसके कारण जो थोड़ा सा ब्लड आ रहा है वो भी क्या चला जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल ही फिल्ट्रेशन नहीं होगी, और ज़्यादा जो हमारा यूरिन है वो बन नहीं पाएगा, यूरिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए और ज़्यादा हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर होगा, इसलिए हम इसको बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि हमने इसके वो बता दी ना, क्या बोलते हैं उसको, मैंने क्या बताया, हाँ ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता दी। अब इसको, अब हम आगे जो ड्रग्स पढ़ेंगे उनका नाम है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनको हम साटन्स बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक मैंने पढ़ाया आपको रेनिन इनहिबिटर्स पढ़ाए है ना, जिनमें एलिसकाइरिन पढ़ाया, एनलकाइरिन पढ़ाया, रेमिकाइरिन पढ़ाया। देन मैंने आपको प्रिल वाले ड्रग्स पढ़ाए जिसको एस इनहिबिटर्स बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, इनालेप्रिलैट, रेमिप्रिलैट, प्रेंडोप्रिलैट, इन सब के बारे में बताया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, ठीक है, मतलब जो एंजियोटेंसिन 2 था, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जाके बाइंड करेगा, ठीक है, अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो हम उनकी रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इनको एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स बोलते हैं। ऐसा क्यों, देखो हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हैं 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर है, और एंजियोटेंसिन 3 रिसेप्टर है, और 4 रिसेप्टर है, ठीक है। जो एंजियोटेंसिन T1 रिसेप्टर्स है ये सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। ये क्या करवाते हैं, ये GQ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये BP को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर एंजियोटेंसिन 2 इन पे बाइंड करता है, इनकी स्टिमुलेशन होती है तो BP बढ़ता है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर GI इनहिबिटर टाइप के होते हैं, और इनमें BP जो है वो कम होता है। एंजियोटेंसिन T और 4 इनका जो फंक्शन है वो मेमोरी और कोग्निशन में है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, अगर इनको हम क्या करें, इनको मतलब इनको ब्लॉक कर दें, तो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करेगा, इन पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो रास जो है वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। इन ड्रग्स के नाम क्या होते हैं, इनके ड्रग्स के नाम के एंड में लगते हैं साटन, जिसमें हमारे पास सबसे जो इसमें कॉमन है लोसार्टन, ठीक है, टेलमिसार्टन, ठीक है, ओल्मिसार्टन, ओल्मिसार्टन, और क्या आ जाएगा इसमें, कैंडिसार्टन, ठीक है। मतलब सारी जो साटन वाली ड्रग है वो इसमें आते हैं। अब जो लोसार्टन है, ठीक है, ये क्या है, इसकी सबसे लोएस्ट एफिनिटी होती है किसके लिए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के लिए, तो इसलिए इसको लीस्ट पोटेंट भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, लीस्ट पोटेंट है, तो इसकी हाईएस्ट डोज देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये शॉर्ट एक्टिंग भी है, लीस्ट पोटेंट के साथ साथ ये क्या है, लीस्ट पोटेंट के साथ साथ ये शॉर्ट एक्टिंग भी है, ठीक है। हम आपसे ओल्मिसार्टन, जो ओल्मिसार्टन है ये क्या होता है, ये सेकंड मोस्ट पोटेंट है, दूसरा ये सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट भी है,
है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग भी है, ठीक है। अब हमारे पास कैंडिसार्टन सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे मोस्ट पोटेंट है, मोस्ट पोटेंट और साथ में लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम है एजिलसार्टन। ये न्यू ड्रग है, अभी अभी अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा इसके बारे में, ये सब हम ओरली देते हैं, इनको आईवी इंजेक्शन से हम नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी यूज़ नहीं कर पाते। जो इनका जो एक्सक्रीशन है, जैसे एस इनहिबिटर्स का एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में होता है, एक्सेप्ट वन जिसका नाम है फोसिनोप्रिल, इसलिए हम उसको रीनल सेफ बोल रहे थे, क्योंकि हम रीनल डिजीज़ में भी उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो बाइल में एक्सक्रीट होता है। ये सब यूरिन और बाइल में ये जो हमने अभी सार्टन ड्रग्स पढ़े, यानी कि AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पढ़े, ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होते हैं, बाइल में भी एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट टेलमिसार्टन, ठीक है, टेलमिसार्टन का ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एडवांटेज देखते हैं हम जो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ओवर ACE। देखो, मैंने बताया था जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, इनके जो साइड इफेक्ट्स है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो सेम है किसकी तरह, ARB, जो हमने एस इनहिबिटर्स पढ़े थे उनकी तरह, ठीक है। लेकिन इनका इनका जो साइड इफेक्ट्स में, जैसे मैंने एस में पढ़ाया था आपको, क्या दो चीज़ें, ड्राई कफ और एंजियोडेमा, क्योंकि वो ब्रेडिकाइनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करे थे, वो अर्ब के साथ नहीं होगा, तो ये ड्राई कफ और एंजियोडेमा जो है वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब इनकी जो है साटन की एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास सिर्फ ओल्मी साटन के बारे में बात करते हैं। जो ओल्मी साटन है, ये स्पर लाइक एंड ये क्या करवाता है, स्पर लाइक एंटेरोपैथी करवाता है। इसके बारे में बताती हूँ। एक्चुअली जब हम ओल्मी साटन देते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे पास GIT में जो है ये विलस एट्रॉफी करवाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर और फूड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और डायरिया होता है। तो ये सिर्फ ओल्मी साटन के साथ होता है। कौन करवाता है ये ओल्मी साटन, ये क्या करवाता है, जब हम इसका ओल्मिसाटन देते हैं किसी भी पेशेंट में, ये क्या करवाता है, ये विलस एट्रॉफी करवाता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, GIT में फूड का वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है और पेशेंट को डायरिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब इसके तो हमने इसमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा, फिर से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था रेनिन इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सेम लाइक किस साइड इफ़ेक्ट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम लाइक क्या है, एस है, लेकिन बस ट्राई कफ और एंजियोडेमा नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को ठीक रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। एस इनहिबिटर्स के बारे में बताया कि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इनकी डिग्रेडेशन नहीं करवाने देते, जिसके कारण क्या होगा, ड्राई कफ एंजियोडेमा वगैरह सब दिखेगा। अब हमने अर्ब इनहिबिटर पढ़े थे, जिसमें हम साटन वाले ड्रग्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने स्परलाइक एंटेरोपैथी पढ़ी ओल्मी साटन में, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हमने एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट मैं बताना भूल गई, जिसको हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम किस में देते हैं, देखो एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे, जिसमें हमारे पास क्या था, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिनोन, ठीक है, और एमिलोराइड और ट्राइएमेट्रिन, ठीक है। ये पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक्स बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरॉन जो है, जैसे एल्डोस्टेरॉन जो है उनको ही उनके ही क्या है एंटागोनिस्ट हैं, उसको ही वर्क नहीं करने देंगे, ठीक है, अगर हम इनको देंगे। पर लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन नहीं करवाते, ठीक है, ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक